हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहित चौहान और हमारे इस चैनल का जो नेम है वो है फिजिकल साइंस। यहाँ पर हम आप लोगों को फिजिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे। तो जो बच्चे 12th क्लास में हैं या फिर 11th क्लास में हैं या फिर जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं एंड IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए जो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स कराई जाएंगी वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी। सबसे पहले हम थ्योरी के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम प्रॉब्लम्स कराएंगे। प्रॉब्लम्स जो हमारी होगी, कई सारी बुक्स हो सकती है, देखिए जैसे कि सिंगेज की बुक है, सिंगेज एंड नीट गाइड है, एररलेस है एंड अरिहंत है एंड फिंगर टिप्स। इन सभी बुक्स में जितनी भी जो प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, हम उन सभी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर एक एक करके अपने इस चैनल पर कराएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक टॉपिक की बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं। हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे चार्ज की सबसे पहले बात करेंगे। भाई जो हमारे पास चार्ज होते हैं, चार्ज हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। जो पहला जो टाइप्स है आपको पता है, प्लस यानी कि पॉजिटिव चार्ज। जो पहला होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड जो दूसरा जो चार्ज होगा वो होगा नेगेटिव चार्ज। तो जो चार्ज होंगे वो 2 प्रकार के यहाँ पर होंगे, 2 प्रकार के चार्ज होते हैं। अब जो चार्ज होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद जो चार्ज होते हैं, आपके पास मान लिया जाए एक प्लस चार्ज आपके पास यहाँ पर है, मान लिया जाए यहाँ पर क्या है, प्लस चार्ज है, और यहाँ पर भी एक प्लस चार्ज है। भाई एक तो चार्ज यहाँ पर हुआ, दूसरा चार्ज मान लिया जाए आपके पास प्लस चार्ज यहाँ पर हुआ। तो अगर इन दोनों चार्ज को आप इस प्रकार से रख दोगे तो इनके बीच में एक प्रकार का रिपल्सन फोर्स लगेगा। देखिए भाई, अगर आपने प्लस चार्ज को प्लस चार्ज के पास इस प्रकार से रख दिया, इनके बीच में क्या लगेगा, एक रिपल्सन का फोर्स लगेगा। लेकिन अगर आप प्लस चार्ज, आपने यहाँ पर प्लस चार्ज लिया एंड यहाँ पर आपने नेगेटिव चार्ज लिया, यहाँ पर आपने क्या लिया, नेगेटिव चार्ज लिया, तो नेगेटिव चार्ज, प्लस चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन का फोर्स होगा। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास, यहाँ से जो हमारे पास हमें जो पता लगा, यहाँ पर जो हमारे पास प्लस चार्ज है यानी कि जो सेम टाइप के चार्ज है, जो हमारे पास जो सेम टाइप के चार्ज हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो रिपल्सन का फोर्स लगता है, यानी कि उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो प्रतिकर्षण का बल लगेगा। दूसरा, अगर हमने एक साथ 2 अपोजिट चार्ज को रख दिया, अगर हमने 2 अपोजिट चार्ज को एक साथ रख दिया या कुछ दूरी पर रख दिया, तो उनके बीच में जो लगने वाला जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन का फोर्स होगा। अब देखिए, जब हमने चार्ज को रखा, हमें ये तो पता लग गया कि यहाँ पर कब यहाँ पर अट्रैक्शन का फोर्स होगा और कब यहाँ पर रिपल्सन का फोर्स होगा, हमें ये तो पता लग गया। लेकिन अगर हम जानना चाहते हैं कि इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, तो इसके लिए जो हमारे पास जो कुलाम्स नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक नियम दिया। कुलाम्स का जो नियम था, उन्होंने अपना एक नियम दिया, कुलाम्स लॉ, जिसको जाना जाता है कुलाम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। तो कुलाम्स लॉ के अंदर क्या था, अगर आपके पास 2 चार्ज है, मान लिया जाए आपके पास एक चार्ज ये है, अगर मान लिया जाए आपके पास एक चार्ज ये है, मान लिया जाए ये क्यू चार्ज है, मान लिया आपने क्यू चार्ज ले लिया, एक चार्ज ये ले लिया क्यू, 2 चार्ज आपने ले लिए, आपने एक चार्ज क्यू यहाँ पर लिया, एक चार्ज क्यू आपने यहाँ पर ले लिया, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, मान लिया जाए आपने वो क्या ले ली, आर ले ली, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आर ले ली। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स होगा, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स होगा, यहाँ पर आपने Q1 ले लिया, यहाँ पर आपने Q2 ले लिया, आपने एक को Q1 मान लिया, एक को Q2 मान लिया। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स होगा, इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि आपने यहाँ पर Q1 रखा, यहाँ पर आपने Q2 रख लिया, यानी कि दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड जो इनके बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है, होगा, दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपके पास यहाँ पर जो फोर्स होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। यानी कि आपने यहाँ पर जो कुलाम्स के जो नियम के जो अनुसार जो
रख दिया f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² के। तो इन दोनों नियमों को मिला करके एक नियम बनाया गया, यानी कि कूलम्ब्स ने इन दोनों नियमों को मिला करके एक नियम बना दिया, जिसको बोला जाता है, जो हमारे पास किस प्रकार से हो जाएगा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द q1 q2/r² के। f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द q1 q2/r² के। तो इस प्रोपोर्शनलिटी, यहाँ पर जो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको हटाने के लिए आपने यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज कर लिया, आपने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज कर लिया जिसको आपने रख दिया k, यानी कि q1 q2/r²। इसके बाद आपके पास जो k की वैल्यू होती है, जो आपके पास k की वैल्यू होती है, यानी कि k इज इक्वल टू 9 × 10⁹ यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। जो आपके पास k की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो जो आपके पास जो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने जो स्टार्ट किया था कि आपके पास दो चार्जेज हैं, दोनों चार्जेज अगर सेम टाइप के होंगे तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन का फोर्स लगेगा। अगर दोनों चार्जेज अपोजिट टाइप के होंगे तो उनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। एंड इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, ये किसने बताया, कूलम्ब्स नियम ने। जो कूलम्ब का जो नियम है उसने क्या बताया, दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर आपके पास कूलम्ब्स के नियम के अनुसार क्या हुआ कि जो इनके बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनके बीच के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फिर आपने इसको कंबाइन करके यहाँ पर रख दिया, एंड इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आपने ये प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है इसको हटाने के लिए k रख दिया, और k की वैल्यू आपके पास 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर के बराबर होती है। तो वही ये तो हुई यहाँ पर ये फोर्स आपने निकाल लिया कि कितना फोर्स लगेगा। तो इनके दोनों चार्जेस के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है वो इतना फोर्स लगेगा। इसके बाद देखिए, तो भाई आपने फोर्स तो निकाल लिया कि आपके पास फोर्स इतना लगेगा। अब दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा, भाई फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि आपके पास जो चार्ज है, एक चार्ज q1 ये हो गया, दूसरा चार्ज आपने q2 ये ले लिया, एंड जो बीच में डिस्टेंस आपने क्या ली थी, r डिस्टेंस ले ली थी। तो इनके बीच में अगर दोनों चार्ज प्लस में है, अगर मान लिया जाए दोनों चार्ज प्लस के हैं, तो ये चार्ज इसके ऊपर इधर की ओर फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इसके ऊपर इधर की ओर फोर्स लगाएगा, F1 इधर की ओर लग गया, एंड ये चार्ज इसके ऊपर इधर की ओर फोर्स लगाएगा, यानी कि F2 ने फोर्स इधर की ओर लगा दिया। यानी कि जो दोनों भाई दोनों सेम टाइप के चार्ज है तो दोनों क्या लगाएंगे, एक दूसरे पर रिपल्सन का फोर्स लगाएंगे, यानी कि प्रतिकर्षण का फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ पर जो चार्ज की जो हमारे पास जो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी दोनों चार्जेज को, जो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी दोनों चार्जेज को जोड़ने वाली जो लाइन है, जोड़ने वाली लाइन कौन सी, ये वाली लाइन, इस लाइन के अनुदिश होगी, यानी कि इस लाइन के अलोंग में इनके बीच में जो लगने वाला जो फोर्स होगा दोनों चार्जेज को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग में काम करता है। तो यानी कि आपके पास जो फोर्स क्या है, फोर्स का एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यानी कि जो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर हमें इधर भी क्या लगाना चाहिए भाई, राइट साइड में भी एक वेक्टर लगाना चाहिए। तो यानी कि हमारे पास जो फोर्स हो जाएगा दोनों चार्जेज के बीच में जो फोर्स हो जाएगा वो k q1 q2/r² इंटू r कैप। जो आपके पास जो फोर्स है, जो फोर्स की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो इस r, जो आपके पास जो r डिस्टेंस है इसके अलोंग में हो जाएगी, तो यानी कि आपके पास क्या हो जाएगी, डायरेक्शन r कैप हो जाएगी। भाई डायरेक्शन क्या हो गई, r कैप हो गई। तो इसके बाद यानी कि आपके पास जो वेक्टर फॉर्म के अंदर जो इनके बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है वेक्टर फॉर्म के अंदर कितना आ गया, F वेक्टर इज इक्वल टू k q1 q2/r² इंटू r कैप। अब इसके बाद आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा भाई r वेक्टर इज इक्वल टू r, यानी कि मैग्नीट्यूड, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू r कैप यानी कि जो r कैप आपके पास हो जाएगा, r कैप इज इक्वल टू r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हो, r लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड लिख सकते हो r, यानी कि आपके पास इस r कैप की वैल्यू आप यहाँ पर रख दोगे तो आपके पास जो मिलेगा यहाँ पर
एफ वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर इंटू आर वेक्टर अपॉन आर इंटू आर वेक्टर अपॉन आर, यानी कि जो मिलेगा आपको के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो आपके पास जो इनके बीच में जो लगने वाला जो फोर्स होगा वेक्टर फॉर्म में, ये कौन सी फॉर्म है भाई, ये है आपके पास वेक्टर फॉर्म, ये आपके पास हो जाएगी वेक्टर फॉर्म। ये आपके पास जो बीच में इनके लगने वाला जो दोनों चार्जेस के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स होगा वो वेक्टर फॉर्म में इसके बराबर निकल जाएगा। तो जो आज हमने जो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया कि दो चार्जेस के बीच में किस प्रकार से आपको फोर्स निकालना है, तो इस वीडियो के अंदर हमने आप लोगों को ये बताया। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी, इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि चार्ज के चारों ओर जो चार्ज है उसके चारों ओर एक फील्ड क्रिएट हो जाता है। भाई प्रत्येक चार्ज के चारों ओर एक फील्ड क्रिएट हो जाता है, उस फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको कैसे निकालना है, किस प्रकार से निकालना है, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होगी, तो इससे जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, उसके अंदर हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे। तो आज का जो लेक्चर है हमारा यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। और जिन बच्चों को हमारा जो कंटेंट है इस लेक्चर के अंदर जो हमने आपको पढ़ाया है, अगर आपको ये अच्छा लगा हो, आपको ये किसी भी आपको ये उपयोगी लगे, किसी भी तरह से आपको उपयोगी लगे, आपकी स्टडी में उपयोगी लगे, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।